तुम्हें इतनी बार बताया है मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है सुधा? तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे तो काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसे हरकत करती हो। अगर तुम ये जानबूझकर करती हो तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी सुभाष का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए सुभाष गुस्से से सुधा की तरफ देखने लगा। सुधा के लिए सुभाष का ये बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही सुधा पर बरस पड़ता था। पहले पहले सुधा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक सुभाष में कोई बदलाव नहीं दिखा तो सुधा ने खुद को ही बदल दिया। अब सुभाष के कुछ भी कहने से सुधा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुभाष की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक सुधा ने पूरी कोशिश की थी कि सुभाष को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में सुधा को भला बुरा कहना ये मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो सुभाष सीधा सुधा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद सुधा सुभाष के साथ रहती थी क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे ये भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। सुधा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। सुधा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से विदिशा डिस्टर्ब हो। विदिशा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को काव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के को बहुत गुणगान गाए। सुभाष एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, विदिशा बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। विदिशा अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी भी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। सुभाष बोला, मेरा नौकरी करने का या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड करता है पापा? विदिशा ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। सुभाष बोला। पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं? विदिशा ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चल रही है। सुभाष गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आप जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का ना लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े कि कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर पर उठा ले, उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। विदिशा ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। सुभाष का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो विदिशा की बातें सुन रहा था। विदिशा उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं, कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। सुभाष आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना? विदिशा ने सुभाष का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो हाँ कर दीजिए, मेरा रिश्ता आज ही वहीं, और ना तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। सुभाष कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे सुधा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुभाष ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से सुधा ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत विदिशा ने आज दिखाई, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब विदिशा पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी
करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई कर सुभाष बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। सुभाष ये बात सुनकर सुधा और विदिशा की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है, मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाएं, खिड़की से झांकते हुए दिख जाएं तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर ये बातें बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना घर कहें? हमेशा की तरह पूरी कहानी पढ़ने के लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। ऐसे ही सीधे दिल तक उतरने वाली कहानियाँ पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।